26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर एक आवाज गूंजी। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज थी। उनके शब्द शांत और नपे तुले थे, लेकिन उनका प्रभाव एक ऐसा राजनीतिक भूचाल था जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव हिला दी। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन घबराहट थी। घोषणा पत्र पर पिछली रात ही हस्ताक्षर किए जा चुके थे और अगले कुछ घंटों में राज्य की मशीनरी, जो कभी स्वतंत्रता की रक्षक थी, उसकी बंदी बनाने वाली बन गई। राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और कार्यकर्ता जेलों में गायब हो गए। समाचार पत्र, जो एक स्वतंत्र समाज की जीवन धारा होते हैं, सेंसरशिप के तहत खामोश कर दिए गए। मौलिक अधिकार, जो संविधान के पवित्र वादे थे, निलंबित कर दिए गए। 21 महीनों तक भारत ने अपनी सांसें थामे रखी। उस दौर से गुजरते हुए जिसे आज भी कई लोग इसके लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय कहते हैं। दशकों तक इस कहानी को एक घिरी हुई प्रधानमंत्री के एकमात्र कृत्य के रूप में बताया गया, जो सत्ता में बने रहने के लिए एक हताश जुआ था। लेकिन क्या होगा अगर ये पूरी कहानी ना हो? क्या होगा अगर ये अभूतपूर्व कदम एक अचानक लिया गया निर्णय नहीं, बल्कि एक सावधानीपूर्वक नियोजित ऑपरेशन था? क्या होगा अगर भारत के सबसे काले अध्याय की पटकथा महीनों पहले लिखी जा चुकी थी, जो एक गुप्त हस्तलिखित नोट में रखी थी? ये कहानी उसी नोट की है और उस वक्त आदमी की है जिसने कथित तौर पर इसे लिखा था, सिद्धार्थ शंकर रे। एक प्रचंड बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति, एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के एक भरोसेमंद विश्वास पात्र, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विरासत दो विरोधी सत्यों के बीच एक भयंकर युद्ध का मैदान है। क्या वो एक देशभक्त थे, एक संकट प्रबंधक जो भारत को अराजकता से बचाने की सख्त कोशिश कर रहे थे, या वो अधिनायकवाद के कानूनी वस्तुकार थे, वो व्यक्ति जिसने एक परेशान नेता को तानाशाही का खाका सौंपा था? जवाब खोजने के लिए हमें पीछे जाना होगा। आधी रात की दस्तक से पहले, खामोश कर दिए गए प्रेसों से पहले, उस समय में जब भारत पर एक तूफान मंडरा रहा था और एक आदमी इससे बचने का नक्शा बना रहा था। आपातकाल के केंद्र में मौजूद व्यक्ति को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि वो इससे पहले कौन थे। सिद्धार्थ शंकर रे, या SS रे जैसा कि उन्हें जाना जाता था, कोई साधारण राजनेता नहीं थे। वो बंगाल के कुलीन वर्ग की उपज थे। महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास के पोते, कलकत्ता और लंदन में शिक्षित, वो एक प्रचंड बौद्धिक क्षमता वाले बैरिस्टर थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के उच्चतम सोपानों में सहजता से उठता बैठता था। वो करिश्माई फुर्तीले थे। वो एक ऐसे कानूनी दिमाग के मालिक थे जो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति भी थी और उनके आलोचकों की नज़र में उनका सबसे खतरनाक हथियार भी। उनका राजनीतिक जीवन पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, लेकिन राष्ट्रीय प्रमुखता तक उनका उदय तेज था। 1970 के दशक की शुरुआत तक वो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे। वो उनके संकट मोचक थे। 1972 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए भारी जीत दिलाई और राज्य के मुख्यमंत्री बने। और यहीं पश्चिम बंगाल के अशांत परिदृश्य में रे ने देश को अपने तरीकों का एक पूर्वालोकन दिया। राज्य उथल पुथल में था, हिंसक नक्सली विरोध से त्रस्त था। नक्सली आंदोलन ने अपनी मायावादी विचारधारा के साथ लगभग अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। रे ने मुख्यमंत्री के रूप में इस खतरे का सामना बातचीत से नहीं, बल्कि राज्य की पूरी बिना समझौते वाली शक्ति से करने का फैसला किया। उनके प्रशासन ने एक क्रूर कार्रवाई की। पुलिस को खुली छूट दी गई और आंदोलन को उस चीज से कुचल दिया गया जिसे कई लोग लौ मुट्ठी बताते हैं। उनके आलोचकों के लिए यह राज्य प्रायोजित हिंसा का एक भयावह प्रदर्शन था, जिसने आपातकाल के तरीकों की भविष्यवाणी की। लेकिन रे का रिकॉर्ड एक आयामी नहीं था। 1971 के बांग्लादेश मुक्त संग्राम के दौरान उनके प्रशासन की लाखों शरणार्थियों के सीमा पर आने से उत्पन्न विशाल संकट निपटने के लिए प्रशंसा की गई थी। उन्हें एक सक्षम प्रशासक के रूप में देखा जाता था, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करवा सकता था। यह सिद्धार्थ शंकर रे का विरोधाभास था, एक परिष्कृत पश्चिम शिक्षित वकील और एक क्रूर प्रशासक। एक ऐसा व्यक्ति जो एक हाथ से मानवीय संकट का प्रबंधन कर सकता था और दूसरे हाथ से एक राजनीतिक विद्रोह को कुचल सकता था।
वो राज्य की शक्ति में विश्वास करते थे और वो इसका उपयोग करने से डरते नहीं थे। ये दर्शन जो पश्चिम बंगाल की राजनीति की भट्टी में गढ़ा गया था, जल्द ही पूरे देश के लिए एक समाधान के रूप में पेश किया जाने वाला था। जैसे जैसे भारत अपने स्वयं के संकट में घिरने लगा, इंदिरा गांधी ने खुद को उस व्यक्ति पर निर्भर पाया जिसने ये साबित कर दिया था कि वो जीतने के लिए जो भी करना पड़े वो करने को तैयार है। ये समझने के लिए कि कोई प्रधानमंत्री लोकतंत्र को निलंबित करने पर विचार भी क्यों करेगा, हमें 1970 के दशक की शुरुआत के भारत की एक तस्वीर बनानी होगी। राष्ट्र एक बारूद का ढेर था जो एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में शानदार जीत, जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया था और इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा का उपनाम दिलाया था, एक दूर की याद की तरह महसूस हो रही थी। सबसे पहले अर्थव्यवस्था संकट में थी। 1973 के वैश्विक तेल संकट ने देश में झटके भेजे। मुद्रास्फीति आसमान छूने लगी, बेरोजगारी बढ़ गई और सूखे से भोजन की कमी हो गई। आम आदमी के लिए जीवन एक दैनिक संघर्ष बन गया। वो आर्थिक चिंता जल्द ही राजनीतिक गुस्से में बदल गई। उस गुस्से को शक्तिशाली विरोध आंदोलनों में एक आवाज मिली। गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन ने राज्य को ठप कर दिया। वो सफलता का खाका बन गई। इसके तुरंत बाद बिहार में एक बड़ा अधिक दुर्जय आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान व्यक्ति ने किया, जयप्रकाश नारायण। जेपी अपार नैतिक अधिकार वाले गांधीवादी समाजवादी थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए व्यवस्था का पूर्ण कायापलट। जेपी आंदोलन ने छात्रों, मध्यम वर्ग और विपक्षी दलों के गठबंधन को प्रेरित किया। विशाल रैलियों और हड़तालों ने देश को पंगु बना दिया। बयानबाजी और गर्म हो गई। जेपी ने पुलिस और सेना से भी सरकार के उन आदेशों को ना मानने का आह्वान किया जिन्हें वे अवैध और अनैतिक मानते थे। इंदिरा गांधी के लिए यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी। एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गैर संवैधानिक तरीकों से उखाड़ फेंकने का प्रयास था। सरकार जो पहले से ही संघर्ष कर रही थी, अब राजनीतिक वैधता के संकट का सामना कर रही थी। और फिर आई वो चिंगारी। ये सड़कों से नहीं बल्कि एक अदालत के कमरे से आई। वर्षों से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक कानूनी मामला चुपचाप चल रहा था। 1971 के चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण ने उन पर चुनावी कदाचार का आरोप लगाया था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने देश को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने भारत की प्रधानमंत्री को दोषी पाया। अदालत ने उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया और उन्हें 6 साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से रोक दिया। एक ही झटके में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला एक सजाया याफ्ता अपराधी बन गई, जिसके पास पद पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। विपक्ष उत्साहित था, उनके तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहा था। उनकी पहली प्रवृत्ति इस्तीफा देने की थी। एक त्याग पत्र टाइप भी किया गया था, लेकिन उनके पार्टी सहयोगी ने जोर देकर कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि उनका नेतृत्व अपरिहार्य है। फंसी हुई इंदिरा गांधी ने एक रास्ता खोजा। सुप्रीम कोर्ट ने एक संक्षिप्त राहत दी। वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन वो संसद में मतदान नहीं कर सकती थी। ये एक कमजोर सहारा था। विपक्ष ने जेपी के नेतृत्व में इसे अपने अवसर के रूप में देखा। 25 जून 1975 को दिल्ली में एक विशाल रैली में उन्होंने इनके इस्तीफे को मंजूर करने के लिए राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा अभियान की घोषणा की। प्रधानमंत्री घिर चुकी थी, राष्ट्र चाकू की धार पर था। एक कठोर प्रतिक्रिया के लिए मंच तैयार था, लेकिन जब दुनिया देख रही थी, ये मानते हुए कि एक अचानक लिया गया निर्णय था, वे नहीं जानते थे कि एक विस्तृत योजना 6 महीने से अधिक समय से दराज में पड़ी थी। यहीं पर हमारी कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। सार्वजनिक नाटक से दूर और सत्ता के गुप्त गलियारों में यहीं पर हमने वो हस्तलिखित नोट मिलता है। तारीख थी 8 जनवरी 1975। ये एक महत्वपूर्ण विवरण है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से 6 महीने पहले से भी अधिक समय पहले की बात है। जेपी आंदोलन एक गंभीर चुनौती थी, लेकिन अभी तक वो अस्तित्व का खतरा नहीं बना था, जो जून में बन गया। सिद्धार्थ शंकर रे दिल्ली में थे। कूमी कपूर की पुस्तक द इमरजेंसी ए पर्सनल हिस्ट्री में दिए गए विवरण के अनुसार रे ने इंदिरा गांधी से मुलाकात की और अपनी लिखावट में एक विस्तृत योजना का मसौदा तैयार किया। यह कोई आकस्मिक बातचीत नहीं थी, यह एक खाका था। कपूर नोट करती है कि यह महत्वपूर्ण है कि शुरुआती चरण में
कानून और व्यवस्था में ऐसी कोई बदलाव वाले मुद्दे नहीं थे जो इस तरह के चरम उपायों की सही ठहराते। ये नोट एक भयावह रूप से दूरदर्शी दस्तावेज था। इसने कदम दर कदम बताया कि कैसे रे के शब्दों में आंतरिक आपातकाल लगाया जाए। इसने दिखाया कि कैसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है, जबकि उनकी कानूनी राय में संविधान के दायरे में रहा जा सकता है। आइए इस पुनर्निर्मित योजना की सामग्री को तोड़ते हैं। सबसे पहले इसने एक त्वरित गुप्त कार्रवाई का आह्वान किया। कपूर के विवरण के अनुसार रे ने लिखा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को गुप्त टेलीक्स संदेश भेजे जाने चाहिए, जिसमें उन्हें आरएसएस और आनंद मार्ग, दो विपक्षी संगठनों के प्रमुख सदस्यों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। नोट में इस बात पर जोर दिया गया कि मुख्यमंत्रियों को यह नहीं बताया जाना चाहिए कि क्यों, बस सूचियों को तैयार रखना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट लगता है, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की तैयारी करना। दूसरा, ये एक कानूनी और प्रशासनिक अधिग्रहण की योजना थी। रे ने सलाह दी कि आपातकाल के लिए एक अध्यादेश 24 घंटे के भीतर तैयार होना चाहिए। उन्होंने तत्कालिकता पर जोर देते हुए लिखा, विचार ये है कि अध्यादेश तैयार होते ही तुरंत कार्रवाई में जुट जाया जाए। यह बताता है कि इरादा असंतोष के सभी स्रोतों के खिलाफ एक समन्वित पूर्व इम्पेटिव हमला करना था। तीसरा, नोट ने आवश्यक राजनीतिक पैंतरेबाजी की रूपरेखा तैयार की। रे ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक विशेष कैबिनेट बैठक कब बुलाई जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि बहस के लिए कोई समय ना हो। वो कई कदम आगे की सोच रहे थे। इस नोट का अस्तित्व आपातकाल के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देता है। यह बताता है कि एक संवैधानिक तानाशाही का विचार जून के फैसले की अंतिम खाई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये एक विकल्प था जिसकी बहुत पहले से सावधानी पूर्वक योजना बनाई जा रही थी। अदालत का फैसला कारण नहीं था, ये ट्रिगर था। कई लोगों के लिए ये नोट अकाट्य सबूत है, वो औचित्य जिसकी इंदिरा गांधी को एसएस रे द्वारा उनके द्वारा तैयार की गई योजना को लागू करने के लिए आवश्यकता थी। यहाँ तक कि प्रणब मुखर्जी, एक लंबे समय से कांग्रेस के वफादार, ने अपनी पुस्तक द ड्रामेटिक डिकेड में लिखा कि इंदिरा गांधी ने बाद में उन्हें बताया कि उन्हें आंतरिक अशांति के लिए आपातकाल की अनुमति देने वाले संवैधानिक प्रावधानों के बारे में पता भी नहीं था। वो पुष्टि करते हैं कि ये रे थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कि ये उनका सुझाव था और उन्होंने इस पर कार्रवाई की। ये नोट 1974 की अराजकता और 1975 की कार्रवाई के बीच की खोई हुई कड़ी है। ये एसएस रे को एक मात्र सलाहकार से कथित वास्तुकार में बदल देता है। ये एक परेशान करने वाला सवाल उठाता है, क्या रे केवल एक सबसे खराब स्थिति की आकस्मिक योजना की पेशकश कर रहे थे, या वो सक्रिय रूप से भारतीय लोकतंत्र पर हमले के लिए एक रोड मैप प्रदान कर रहे थे? नोट स्वयं कोई मकसद नहीं बताता, केवल एक तरीका बताता है। लेकिन जैसे जैसे जून 1975 की घटनाएं सामने आई, उस तरीके का भयावह सटीकता के साथ पालन किया गया। 25 जून 1975 की रात को जनवरी में बनाई गई योजना को गति दी गई। विपक्ष द्वारा उनके निष्कासन की मांग के साथ इंदिरा गांधी ने अपना दांव चला। एसएस रे ने उनके साथ थे। उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के लिए हस्ताक्षर करने के लिए पत्र का मसौदा तैयार किया, जिसमें आंतरिक अशांति से खतरे का हवाला देते हुए आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई। राष्ट्रपति, एक ऐसे व्यक्ति जिसे रे ने कथित तौर पर एक वफादार उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया था, पूरे मंत्रिमंडल की पूर्व स्वीकृति के बिना घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो संदिग्ध संवैधानिक औचित्य का एक कदम था। इसके बाद जो हुआ वो जनवरी के खाके का सटीक निष्पादन था। जिन सूचियों को तैयार करने की रे ने सलाह दी थी, उनका अब उपयोग किया गया। आधी रात के अंधेरे में सैकड़ों विपक्षी नेताओं के लिए आधी रात की दस्तक आई। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, पूरे विपक्षी नेतृत्व को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अगला नंबर प्रेस का था। सुबह के शुरुआती घंटों में दिल्ली के समाचार पत्र कार्यालयों की बिजली काट दी गई, ये सुनिश्चित करते हुए कि सुबह के अखबार नहीं छप सके। सख्त सेंसरशिप लागू की गई, जिससे सरकारी अनुमोदन के बिना कुछ भी प्रकाशित करना अवैध हो गया। असंतोष की आवाज को खामोश कर दिया गया। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। लोगों को कठोर आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम या मीसा के तहत बिना मुकदमे के अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता था। अदालतों को शक्तिहीन कर दिया गया।
21 महीनों के लिए भारत बदल गया। एसएस रे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आपातकाल शासन के एक सक्रिय प्रवर्तक थे। उनकी कानूनी कुशलता को कुख्यात 42वें संशोधन के निर्माण के दौरान फिर से बुलाया गया। इस लघु संविधान ने न्यायपालिका की शक्ति को नाटकीय रूप से कम कर दिया और प्रधानमंत्री कार्यालय को मजबूत किया। हालांकि मसौदा तैयार करने में उनकी सटीक भूमिका पूरी तरह से परिलिखित नहीं है, लेकिन एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य में उनका वैचारिक विश्वास स्पष्ट रूप से उस आंतरिक सर्किल में प्रभावशाली था जिसने इसे बनाया था। इस बीच इस नई प्रणाली के परिणाम पूरे देश में महसूस किए गए। यह अवधि अपनी जातियों के लिए कुख्यात हो गई, जिनमें से कई इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी द्वारा संचालित थी, जो एक शक्तिशाली संविधानेतर सत्ता के रूप में उभरे। उन्होंने क्रूर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जहां अनुमान है कि अगले 1976 में लगभग 8 मिलियन नसबंदी की गई, जिनमें से कई जबरदस्ती की गई। झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हो गए। माहौल डर का था। रे के रक्षक तर्क देते हैं कि वो इन जातियों के खिलाफ थे, खासकर संजय गांधी द्वारा संचालित जातियों के। उनका दावा है कि वो एक संविधानवादी थे जिन्होंने एक आवश्यक कठोर हस्तक्षेप के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया, और कभी भी इसका इरादा व्यक्तिगत तानाशाही में बदलने का नहीं था। लेकिन उनके आलोचक एक अकाट्य प्रतितर्क की ओर इशारा करते हैं। जातीय उस प्रणाली का एक अनिवार्य परिणाम थी जिसे उन्होंने डिजाइन करने में मदद की थी। जब आप सभी नियंत्रण और संतुलन को खत्म कर देते हैं, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देते हैं और एक राज्य को पूर्ण शक्ति देते हैं, तो आप एक शून्य पैदा करते हैं जिससे अत्याचार और दुरुपयोग भर देगा। आलोचकों का तर्क है कि नसबंदी शिविर और बुलडोजर से ध्वस्त झुग्गियां आपातकाल से विचलन नहीं थी, वे इसका तार्किक निष्कर्ष थे। जिस आदमी ने पटकथा लिखी उसने शायद हर पंक्ति नहीं लिखी, लेकिन उसने वो मंच बनाया जिस पर त्रासदी सामने आई। हर आपातकाल का एक अंत होता है। जनवरी 1977 में एक ऐसे कदम में जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करता है, इंदिरा गांधी ने अचानक आम चुनाव की घोषणा कर दी। उनके सहयोगी आर.के. धवन ने बाद में दावा किया कि उन्हें खुफिया रिपोर्ट से गुमराह किया गया था, जिसमें भारी जीत की भविष्यवाणी की गई थी। एसएस रे ने खुद स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी कि वो 340 सीटें जीतेंगी। वे शानदार ढंग से गलत थे। भारत की जनता ने 21 महीने के खामोश डर के बाद अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हार गई। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय दोनों अपनी सीटें हार गए। आपातकाल खत्म हो गया। इसके बाद नई जनता पार्टी सरकार ने जातियों की जांच के लिए शाह आयोग की स्थापना की। यहीं पर एसएस रे की भूमिका की कहानी सार्वजनिक रूप से सामने आने लगी। यह भी यही था कि कई प्रमुख खिलाड़ियों ने अपनी कार्यों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। प्रणब मुखर्जी ने विडंबना के साथ नोट किया कि जिन्होंने पहले आपातकाल की लेखनी का दावा किया था, वे आयोग के सामने सबसे पहले इसे मुकरने वाले थे। आर.के. धवन अधिक स्पष्ट थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से और बार बार एसएस रे को मुख्य सूत्रधार के रूप में दोषी ठहराया। उन्होंने एक ठंडे आदान प्रदान को याद किया, जहां रे ने सुनवाई में इंदिरा गांधी का अभिवादन करने की कोशिश की, केवल एक ठंडे जवाब के साथ मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने धोखा महसूस किया। फिर भी एसएस रे को राजनीतिक गुमनामी में नहीं डाला गया। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें हिंसक खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन के चरम पर पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया। दुर्जय पुलिस प्रमुख जूलियो रिब्रो के साथ काम करते हुए रे ने एक बार फिर विद्रोह को कुचलने के लिए लौ शक्ति वाली राज्य शक्ति की रणनीति अपनाई। बाद में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भेजा गया, जहां उन्होंने दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सिद्धार्थ शंकर रे का हैरान करने वाला अंतिम अध्याय है। उनके समर्थक पंजाब और उनकी राजनयिक सफलता को उनकी अंतिम देशभक्ति के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। वे उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने एक विवादास्पद अध्याय के बावजूद अपने देश की सबसे बड़ी जरूरतों के क्षणों में सेवा की। एक ऐसा व्यक्ति जो मानता था कि कभी कभी एक डॉक्टर को रोगी को बचाने के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है। वहीं उनके आलोचक इसे बिना किसी अंतर के एक भेद के रूप में देखते हैं। वे तर्क देते हैं कि जिस अधिनायकवादी आवेग का उन्होंने नक्सलवाद और पंजाब विद्रोह को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया, वहीं उन्होंने इंदिरा गांधी को लोकतांत्रिक विपक्ष को कुचलने के लिए पेश किया। उनके लिए
उनकी विरासत 8 जनवरी 1975 के नोट से हमेशा के लिए दागदार है। वो शानदार वकील थे जिन्होंने संविधान की अपनी महारत का इस्तेमाल उसे कमजोर करने के लिए किया। तो हम एक ही आदमी के दो चित्रों के साथ रह जाते हैं, सक्षम प्रशासक, चतुर राजनयिक, 3 प्रधानमंत्रियों के संकट मोचक और आपातकाल के वास्तुकार। वो आदमी जिसने भारत की 21 महीने की अंधेरे की यात्रा के लिए पटकथा लिखी। इतिहास शायद ही कभी सरल फैसले देता है। अंत में सिद्धार्थ शंकर रे की कहानी एक विचार की शक्ति की भयावह याद दिलाती है, खासकर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखे गए विचार की जिसे प्रधानमंत्री सुनती हो। ये लोकतंत्र की नाजुकता के बारे में एक कहानी है, इस बारे में कैसे दशकों में बनी एक प्रणाली को भीतर से ही तोड़ा जा सकता है, उन्हीं कानूनों का उपयोग करके जिन्हें इसकी रक्षा के लिए बनाया गया था। आपातकाल सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक सबक था। एक सबक, लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने आप नहीं चलती, वे सत्ता में बैठे लोगों के संयम और बाकी सभी की सत्कर्ता पर निर्भर करती है। क्या सिद्धार्थ शंकर रे एक गलत समझे गए देशभक्त थे जिन्होंने एक भयानक भूल की, या वो व्यक्ति थे जिन्होंने जब उनकी नेता एक चौराहे पर खड़ी थी तो जानबूझकर उन्हें अधिनायकवाद के रास्ते पर धकेल दिया? बहस जारी है, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण फैसला अतीत में नहीं बल्कि भविष्य में लिखा जाता है, उन नागरिकों द्वारा जो समझते हैं कि लोकतंत्र एक बार खो जाने के बाद आसानी से वापस नहीं मिलता है।